अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज वुड टिम्बर टेक्नोलॉजी का हम सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पहले लेक्चर में हमने डिफरेंट उसकी टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज पढ़े थे और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हमने पढ़े थे। वो अपने लेक्चर 1 में जाके उसको दोबारा रीड करना है, ठीक है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो ट्री का मैक्रो स्ट्रक्चर, ठीक है। कि एक ट्री का व्हाट इज़ मैक्रो स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर अगर हम ट्री का बनाते हैं तो वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके सामने एक मैक्रो स्ट्रक्चर है, आपके सामने जो क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्री है, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, वो आपके सामने हैं, ठीक है। इसमें इसमें ये जो दरमियान में आपको जो नज़र आ रहा है, बिल्कुल दरमियान में सेंटर में, ये इसको मैं एक मिनट, ये वाला जिधर से बिल्कुल इसकी स्टार्ट होती है, ठीक है, इसको हम पिथ कहते हैं, ठीक है। ये इसका ओरिजिन होता है और इधर से इसकी स्टार्ट होती है, ठीक है। आपने फिर ये जो इसमें ब्लैक कलर का दरमियान में एक सर्कल होता है, ये पूरा ये वाला इस तरह, इधर से लेके ये वाला सारा इधर तक, ये इसको हम हार्डवुड कहते हैं। अच्छा, ये हार्डवुड जो इसमें जो सबसे सख्त किस्म की हार्डवुड होती है ना, इसको हार्डवुड भी कहते हैं और इसको हार्डवुड भी कहते हैं, ठीक है। इसको अगर आप नाम दें हार्डवुड का, तब भी ये बिल्कुल हार्डवुड ही होता है, ठीक है। क्योंकि सबसे जो मोस्ट ड्यूरेबल जो पोर्शन होता है वुड में, वो यही हार्डवुड होता है, ठीक है। अगर आप ड्यूरिंग सेविंग, यानी आप जब चराई करते हैं इसकी, तो जिस प्लैंक में ये पोर्शन पूरा आएगा ज़्यादा, बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन में, तो वो प्लैंक सबसे ड्यूरेबल होगा। आप समझ गए मेरी बात को, कि ये जो पोर्शन है जो ब्लैक कलर में, ठीक है, ये इसमें पहले सेफ होता है। जैसे ही ये इसका टाइम गुजरता है, तो टाइम पासिंग के साथ साथ, टाइम के गुजरने के साथ साथ ये अपना सेप अपने जो नए एनिमल रिंग होते हैं उसमें ट्रांसफ़र करता रहता है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसको हम हार्डवुड कहते हैं और ये सबसे सख्त किस्म की लकड़ी इसमें पाई जाती है। अगर आपसे कोई कहे कि एक्सोजीनियस में सबसे हार्डवुड जो पोर्शन, हार्ड पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि जो सेंट्रल पोर्शन होता है जिसको हम हार्डवुड कहते हैं, वो द मोस्ट ड्यूरेबल एंड द मोस्ट हार्डवुड, ठीक है। तो इसके बाद इसमें इधर से लेके इधर तक ये आपकी हार्डवुड है। इसके बाद आपकी बाकाया जो आपका वेस्कुलर कैम्बियम तक जो आपका पोर्शन है, यानी जो ये आपको दिखा रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, इधर से लेके इधर तक, ठीक है। इसको सेपवुड कहते हैं क्योंकि इसमें सेप होता है, ठीक है, और इसमें रेजिनियस मटेरियल भी होता है, तो इसको हम सेपवुड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेपवुड जो होता है वो हार्डवुड से मतलब है कि उसकी स्ट्रेंथ इससे कम होती है, ठीक है, क्योंकि ये, इसको आप समझ लें कि ये ज़्यादा पका हुआ नहीं है, ठीक है। इसके बाद जब आप दरख्त को, उसका छिलका जब उतारते हैं, तो आपको एक फोम टाइप की चीज़ मिलती है, रेशेदार टाइप की, बिल्कुल वूलन टाइप एक चीज़ मिलती है, उसको हम वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। ये वाला, ये जो पोर्शन है, ये वाला, ये जो नज़र आ रहा है, ये जो आपका वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो ये आपने नोट किया होगा, अगर आप प्रैक्टिकली दरख्त को कट करके लगा दें तो इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला जो छिलका होता है इसको आउटर बार्क कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आउटर बार्क, ठीक है। तो अच्छा, इसमें जो आपको ये नज़र आ रही है ना, ये वाले, इसको एनुअल रिंग कहते हैं। ये जो बिल्कुल सर्कुलर शेप में आपको नज़र आ रही है, इस तरह बिल्कुल सर्कल जो इसने बनाए हैं, ठीक है, इसको एनुअल रिंग और ग्रोथ रिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एनुअल रिंग और इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे इसकी एज का पता लगाया जाता है, ठीक है।
इसकी एज का पता लगाया जाता है, तो इसलिए इसको एनुअल रिंग कहते हैं। ठीक है, बाकी इसमें मेडुलरी रेज, ये जिस तरह रेज हो गए इसको मेडुलरी रेज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पाई जाती हैं, और ये इसको कम्पैक्ट रखने के लिए, एनुअल रिंग को मजबूती से रखने के लिए एनुअल रेज इसमें होते हैं। इसमें लेट वुड, अर्ली वुड, ये सारी चीज़ें इसमें, इसको इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये इस वुड का मैक्रो स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैक्रो स्ट्रक्चर, मैक्रो स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि अगर आप नेक्ड आई से किसी चीज़ का मुतालिया कर सके, नेक्ड आई से मतलब है कि आपको आंख से जो चीज़ नज़र आ रही है तो वो आपकी मैक्रो स्ट्रक्चर कहलाती है। यानी इसमें मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत नहीं हो, मैग्नीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कोई टेलीस्कोप वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आंख से आपको देख रहा है वो आपका मैक्रो स्ट्रक्चर होता है। दूसरा इसके अगेंस्ट एक होता है माइक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है, माइक्रो स्ट्रक्चर, उसमें आपको कोई मैग्नीफायर लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें आपको माइक्रो स्ट्रक्चर, वो उसमें जो इसके डिफरेंट सेल है, जिस तरह कंडक्टिव सेल हो गए हैं, मैकेनिकल सेल्स हो गए हैं, आपके स्टोरेज सेल हो गए, तो वो उसका पता इससे माइक्रो स्टडी से पता चलता है, माइक्रो स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो ये एक एक्सोजीनियस टिम्बर की ट्री की क्रॉस सेक्शन है। इसमें डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको ये दिखा दी है। ठीक है, तो राइट, आपको आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। ठीक है, सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड में क्या डिफरेंस होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, ये आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, और अगर आप देख लें, अच्छा, इसका ये सॉफ्ट वुड है और ये हार्ड वुड है। ठीक है, अच्छा, सॉफ्ट वुड और हार्ड वुड में जो डिफरेंस है ये बहुत ज़रूरी है एक सिविल इंजीनियर के लिए। ठीक है, इसका कलर लाइटर होता है सॉफ्ट वुड का, और उसका डार्कर होता है। ठीक है, ग्रोथ इसकी फास्टर ग्रोथ होती है, इसकी स्लोअर होती है। वेट इसका लाइटर होता है, उसका हेवियर होता है। लो डेंसिटी इसकी लो होगी और इसकी हाई डेंसिटी होगी। ठीक है, इसके एनुअल रंग डिस्टिंक्ट होंगे, यानी आपको एनुअल रंग इसके, जिस तरह ये इसमें आप देख लें इसको, ये अगर आप देख लें तो ये आपको एक सॉफ्ट वुड का ही पोर्शन दिखाया गया है, सॉफ्ट वुड है ये। ठीक है, तो इसमें देखें एनुअल रंग बिल्कुल डिस्टिंक्ट नज़र आ रहे हैं। यानी आप अगर कोई क्रॉस सेक्शन आप वुड का देखेंगे, जो सॉफ्ट वुड होगा तो उसमें आपको डिस्टिंक्ट नज़र आएंगे, और जो अगर हार्ड वुड है तो वो फिर आपको इस तरह ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे, ज़्यादा नुमाया नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें स्ट्रेंथ along द ग्रेन्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग along द ग्रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग along द अक्रॉस द ग्रेन्स। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसमें अगर फाइबर आपके हैं, ठीक है, आपके ये प्लेइंग बना है इस तरह वुड का, ये वुड की क्रॉस सेक्शन है, इसमें ये आपकी ग्रेन्स है। ठीक है, तो आपकी सॉफ्ट वुड में स्ट्रिंग जो होती है वो इलांग द ग्रेन्स ज़्यादा होती है, यानी इस तरह इसकी स्ट्रिंग ज़्यादा होगी, इस तरह इलांग द ग्रेन्स, यानी टेंसाइल स्ट्रिंग इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, और जो हार्ड वुड है ये इसकी अक्रॉस द ग्रेन्स, यानी अक्रॉस द ग्रेन्स इस तरह बिल्कुल ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इसकी स्ट्रिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसकी अलॉन्ग द ग्रेन ज़्यादा होगी और इसकी क्रॉस द ग्रेन ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, कन्वर्जन जो हार्डवुड की होती है वो क्योंकि लाइट में भी कम होता है, वेट में भी कम होता है, वेट में भी लाइट होता है, और उसकी जो कारपेंटर वर्क है वो इजी होता है। ठीक है, और जिस तरह
हार्डवुड है उसकी डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो अच्छा, रेजिनस मटेरियल, आपको हार्डवुड में रेजिनस मटेरियल कम मिलेगा या बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, लेकिन अगेंस्ट अगर आप उसके सॉफ्टवुड में देख लो तो आपको रेजिनस जो चिपचिपा मटेरियल होता है जो हम अपने मतलब कि कुछ दवाइयों में भी हम इस्तेमाल करते हैं उसका, ठीक है। तो उसको रेजिनस मटेरियल उसमें ज़्यादा पाया जाएगा, ठीक है, जो चिपचिपा मटेरियल होता है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल इसकी चीर, फर एंड अदर कॉनिफर्स, ठीक है। तो दियार भी इसमें एक आपकी देवदार, ठीक है, ये भी आपकी एक एग्जांपल है, ठीक है। और टेक, सॉल, शीशम एंड अदर डिसीडीज ट्री, ठीक है। तो डिसीडीज ट्री की पहचान मैंने आपको बता दिया था कि ये ज़्यादातर, अच्छा, इसकी जो मेन आपका जो डिफरेंस है वो ये कोल्ड एरिया में पाए जाते हैं और ये जो है ये आपके हॉट एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका माइक्रो स्ट्रक्चर। तो मैंने जिस तरह आपको बताया कि माइक्रो स्ट्रक्चर और मैक्रो स्ट्रक्चर में फ़र्क यह है कि माइक्रो स्ट्रक्चर आप नेक्ड आई से उसकी स्टडी करते हैं, अदरवाइज जो माइक्रो स्ट्रक्चर है उसमें आपको मैग्नीफायर की ज़रूरत होती है, यानी आपको टेलीस्कोप, आपको किसी हुडबीन की ज़रूरत पड़ती है, उससे जो आप स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो स्ट्रक्चर हम कहते हैं, ठीक। तो इसमें माइक्रो स्ट्रक्चर की स्टडी करने के बाद आपको मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप के सेल्स आपको नज़र आएंगे। तो इसमें एक होता है आपका कंडक्टिव सेल, एक मैकेनिकल सेल्स होते हैं और एक स्टोरेज सेल होता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ कंडक्टिव सेल? तो ये इट कंडक्ट्स फूड एंड वाटर, ठीक है, ठीक है। ये फूड और वाटर को कंडक्ट करता है, लेकिन इस कंडक्टिव सेल का फूड और वाटर वर्टिकल डायरेक्शन में ये फूड और वाटर को कन्वे करता है, ठीक है, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में करता है, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल सेल का क्या काम होता है? जितना दरख्त मजबूत होगा उतनी ही मैकेनिकल इसकी सेल मजबूत होंगी, यानी मैकेनिकल सेल जो होते हैं ये उसकी शेप बनाता है, उसकी क्या बनाता है दरख्त की शेप बनाता है, शेप, ठीक है। यानी जितनी मजबूत उसकी मैकेनिकल सेल्स होंगे उतनी ही मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा होगी, तो उसका काम है इसकी जिसामत और इसकी बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद स्टोरेज सेल। स्टोरेज सेल का क्या काम है? स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स एंड ट्रांसमिट इट हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन। अच्छा, इसका काम और इसका काम दोनों का सेम है, कंडक्टिव सेल्स का और स्टोरेज सेल का, लेकिन इसकी जो ये किस साइड पर कन्वे करते हैं? वर्टिकल डायरेक्शन में। कंडक्टिव सेल वर्टिकल डायरेक्शन में कन्वे करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में करेगा, जबकि ये जो सेल्स हैं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया, ठीक है। ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं है एक इंजीनियर के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत उसको पता होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टिम्बर। तो एक अच्छे टिम्बर की क्या स्पेसिफिकेशन, क्या खुसूसियात होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो जो नंबर 1 पर है, नैरो एनुअल रिंग, नैरो एनुअल रिंग होनी चाहिए, ठीक है। क्लोजर द रिंग ग्रेटर इन स्ट्रेंथ, जितने बिल्कुल करीब करीब आपके रिंग्स होंगे तो उतना ही ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी, उसकी उतनी ही एज ज़्यादा होगी असल में, ठीक है। तो असल में जो ड्यूरेबिलिटी है ना कि लाइफ स्पैन अगर ग्रेटर देन 120 मंथ्स, अगर इससे किसी दरख्त की लाइफ ज़्यादा हो 120 मंथ से, तो वो मोर ड्यूरेबल होगा, ठीक है, यानी 10 ईयर्स तक उसकी ड्यूरेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। तो क्लोजर एनुअल रिंग ग्रेटर इन स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब यह है कि इसकी एनुअल रिंग जितने ज़्यादा होंगे तो उतने ही उसकी उम्र ज़्यादा होगी, और उम्र जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, यानी पुरानी लकड़ी, जितने पुराने बड़े बड़े दरख्त होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अच्छा,
कम्पैक्ट मेडुलरी रिंग, ये मेडुलरी रिंग अगर आप देख लें तो ये इधर आके ये जो रेज है ना, इधर ये जो रेज है इस तरह, ये वाले, ये जो रेज है ये वाले इस तरह, ये एनुअल रिंग को बांध के रखते हैं। और जितने ये कम्पैक्ट होंगे, जितने ज़्यादा होंगे, उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ वुड की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये मेडुलरी रेस की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद डार्क कलर। डार्क कलर अगर आपने देखा होगा, ऑब्जर्वेशन आपने अगर की होगी, अगर आपने घर में काम किया हो तो आप जब ओरिजिनल दीवार की लकड़ी लेके आते हैं तो वो उसका कलर बिल्कुल ब्राउन होता है, ब्राउनिश होता है, डार्क कलर में होता है। लेकिन अगर आप इम्पोर्टेड लकड़ी लेके आते हैं जो टिम्बर होती है, इम्पोर्टेड जो मलेशियन वगैरह, मलेशिया या चाइना से जो आती है, ठीक है, तो वो वाइट कलर में होती है। लेकिन ड्यूरेबिलिटी आपकी जो आपने अपने इलाके की देवदार या जो चीड़ का दरख्त होता है उसका जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कलर डार्क होती है। ठीक है, तो इसमें जो ज़्यादा ड्यूरेबल होगा वो डार्क हो, या अगर आप शीशम की दरख्त को देख लें तो वो भी डार्क होता है। ठीक है, अच्छा यूनिफॉर्म टेक्सचर होंगे। यूनिफॉर्म टेक्सचर का मतलब ये है कि अगर ये आपकी फ्लैंक है, यूनिफॉर्म टेक्सचर का मतलब ये है कि इसकी अगर ये आप फ्लैंक बनाते हैं तो इसके बिल्कुल जो रेशे होंगे ना, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म होंगे, इस तरह खूबसूरत आपको नज़र आएंगे। ठीक है, इस तरह, तो यूनिफॉर्म एंड टेक्सचर होगा। ठीक है, बिल्कुल अगर फ्लेम शेप में आपके इसमें मुख्तलिफ कटाई के जो सेविंग हम करते हैं, मतलब है कि जब हम चराई इसकी करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म तरीके हैं, तो जो तरीका आप इस्तेमाल करें तो उसी तरीके से इसके जो ग्रेन्स हैं, इसके जो रेशे हैं वो इसी तरह बनते हैं। अगर आप टेंजेंशियली सेविंग करेंगे जो आगे हम पढ़ेंगे तो फिर इसके आपके फ्लेम शेप में आपके टेक्सचर बनेगा इस तरह, बिल्कुल खूबसूरत इस तरह, तो वो यूनिफॉर्म होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल करते हैं, जिस तरह आप क्वार्टर सेविंग करते हैं, तो वो फिर आपको इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये टाइप्स आप सेविंग हम पढ़ेंगे आगे डिटेल से। ठीक है, अच्छा स्वीट स्मेल एंड शाइनिंग फ्रेश कट सरफेस। तो आपने देखा होगा कि अगर खूबसूरत अगर आप दीवार का काम अपने घर में करते हैं तो आप इतनी ज़बरदस्त स्मेल होती है कि आपको पसंद आ जाता है। ठीक है, तो इसकी अच्छे लकड़ी की, अच्छे टिम्बर की ये एक पहचान है कि उसकी स्मेल क्या होगी, स्वीट होगी। ठीक है, अच्छा व्हेन स्ट्रक सोनोरस साउंड इज प्रोड्यूस, मतलब है कि आप जब इसको एक दूसरे के साथ जिस तरह हम ईंट को चेक करते हैं तो वो क्या, कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर आप वही जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, जो मतलब ये कि आपने पहले जब उसको हिट किया एक दूसरे के साथ दो ईंटों को, तो उसने एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस किया। लेकिन अगर आप उसको पानी में डबो के फिर दोबारा उसको हिट करेंगे तो वो एक सोनोरस, एक भारी सा, जिस तरह भारी आवाज़ नहीं होता, इस तरह साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो अगर आपकी अच्छी लकड़ी होगी तो वो भी अगर आप एक दूसरे के साथ हिट करते हैं तो वो सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करेगा, यानी भारी सा आवाज़ प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अच्छा इसमें डिफेक्ट्स नहीं होते और इसका वेट हेवी होगा। जितना ज़्यादा हेवी वेट होगा उतना ही ज़्यादा उसकी डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा वो ड्यूरेबल होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर। ठीक है, सबसे पहले डेंसिटी पर हम जाएंगे, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, तो द एवरेज डेंसिटी रेंज फ्रॉम 450 टू 950 ग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये इसकी डेंसिटी होती है। ठीक है, इसमें दरमियान में जो फर्स्ट क्लास सॉफ्ट वुड होता है जो हम इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, DAR का,
देवदार या विंडो डोर्स बनाने के लिए, ये देवदार की, इसकी होती है 560 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अच्छा 560 kg पर क्यूबिक मीटर विद अप टू 12%, ये अप टू 12% मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अच्छा 12% मॉइस्चर कंटेंट के साथ जो आपकी डेंसिटी होगी वो 560 kg। तो ये रेंज बताई गई है कि जो बिल्कुल कम रेंज और ज़्यादा से ज़्यादा रेंज, हाईएस्ट रेंज भी बता दिया गया। और इसका तो ये जो फर्स्ट क्लास साबुत दियार की जो लकड़ी होती है वो 560 kg पर क्यूबिक मीटर अप टू 12% मॉइस्चर कंटेंट, इसका वेट समझा जाता है इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए। ठीक है, इसका एक और मतलब भी है कि 450 जब 1000 से अगर इसकी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर से इसकी डेंसिटी कम होती है, पानी के ऊपर फ्लोट करेगी, मतलब है कि ये सिंक नहीं करेगा, ये पानी के ऊपर तैरेगा क्योंकि उसकी पानी की डेंसिटी से इसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, अच्छा इसके बाद द ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वुड इज 1.54। ठीक है, तो आप अगर फ्रेश लकड़ी को काट देंगे तो उसकी डेंसिटी होती है 1500 तकरीबन। अच्छा जो आपकी अच्छा डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ दिया। इसके बाद द ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी, द ट्रू स्पेसिफिक जो आपकी ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी और ट्रू द वेट ऑफ द ट्रू स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वुड एंड ट्रू स्पेसिफिक डेंसिटी, अगर आप उसकी रेशियो निकाल ले तो 1.54 उसकी होगी। ठीक है, तो वो आई थिंक वो होती है 1500 और पानी की होती है 1000, तो वो आपका 1.54 समथिंग बन जाता है। ठीक है, तो ये ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी वुड की कौन सी होगी 1.54। ठीक है, अच्छा मॉइस्चर कंटेंट, इट इज़ हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइड्रोस्कोपिक का मतलब यह है कि ये अपने एटमॉस्फेयर से पानी कैच करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा अपने अपने। ठीक है, ये आपको मैंने पहले बता दी कि अगर आप देख लें तो बारिश के महीने में, बारिशों वाले मौसम में हमारे दरवाजे फूल जाते हैं, तो ये एक हाइड्रोस्कोपिक मटेरियल है जो अपने अंदर पानी को हवा से पानी अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोस्कोपिक नेचर है। और रिकमेंडेड मॉइस्चर कंटेंट इज 12 to 20%, 12 to 20% इसकी रिकमेंडेड होती है। और ये रिकमेंडेड, इसको हम उस पोजीशन में लाइक इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट में लाते हैं। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, स्पेलिंग आप चेक कर लें फिर। ठीक है, अच्छा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट में इसकी ये पोजीशन बन जाती है। इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट का मतलब यह है कि आपकी जो टिम्बर की आपकी मॉइस्चर कंटेंट और आपकी जो हवा की मॉइस्चर कंटेंट है वो दोनों उसमें इंटरचेंज नहीं होता। ठीक है, मतलब ये कि एक दूसरे का वो एक दूसरे से पानी ना खींचता है ना वो ऑपरेट होता है। तो इस तरह ये एक आइडियल पोजीशन होती है जिस पर हम किसी इलाके के लिए हम सीजनिंग उसके मुताबिक करते हैं। ठीक है, ये बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल से। अच्छा टिम्बर हैज़ हाई साउंड कंडक्टिविटी, आपने अगर कंडक्टिविटी, साउंड कंडक्टिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। अगर आप वुड के ऊपर अपना कान रखते हैं और थोड़ा सा भी इस तरह हाथ से थोड़ा सा उसके ऊपर टक की आवाज़ आती है तो दूर से आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी अगर आपने कान लगाया हो। ठीक है, अच्छा इट इज़ लो इन हीट कंडक्टिविटी। लो इन हीट कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने देखा होगा कि हम गर्म जो हम जो बर्तन आग पर रखते हैं उसको पकड़ने के लिए हमने जो हैंडल बनाया होता है वो हैंडल किस चीज़ का होता है, वो होता है टिम्बर का होता है या वुड का होता है। तो वो उसकी हीट कंडक्टिविटी कम होती है, इसमें हीट कम पास होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर्स। ठीक, तो अभी स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर,
अच्छा अच्छा, अब स्ट्रेंथ की तरफ आते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी तीन किस्म की स्ट्रेंथ हम इंजीनियर्स के लिए ज़रूरी है कि इट इज़ इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और शेयर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी अलोंग द फाइबर ज़्यादा होती है अक्रॉस द फाइबर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इधर एक प्लेन बना देता हूँ या वुड की एक लॉग ले लेता हूँ। ठीक है, इसका, ठीक है, और इसके फाइबर्स मैंने ये बना दिए, ये फाइबर्स मैंने बना दिए। ठीक है, अगर इसको मैं टेंसाइल फोर्स लगा लेता हूँ, ये टेंसाइल फोर्स मैंने लगा दिया। ठीक है, ये पी इधर से लग गया, इसको इधर से लग गया, तो और एक टेंसाइल फोर्स मैं इधर लगा देता हूँ इस तरह। तो आप मुझे खुद बताएं कि ये किस डायरेक्शन में स्ट्रांगर होगा, इसमें होगा या इसमें होगा। अगर इस तरह मैं खींचता हूँ तो इसके फाइबर्स, ये जो फाइबर्स हैं ये इधर अलग होना शुरू हो जाएंगे और ये इधर अलग होना शुरू है, ये इधर अलग होना शुरू होंगे, ये इधर अलग होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी जॉइंट जो है ना, इस पूरे स्ट्रक्चर की जो जॉइंट है वो इस फाइबर के ऊपर है। ठीक है, और इस फाइबर ने इसको मजबूती से बांध के रखा है, जिस तरह एनुअल रिंग्स जिस तरह होते हैं और उसमें मिडुलरी रेज होते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है। तो इसको अगर मैं इस तरह फोर्स दूंगा टेंसाइल, ठीक है, अक्रॉस दी फाइबर्स, तो क्या हो जाएगा, ये जल्दी फेल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं अलोंग दी फाइबर्स दूंगा तो इस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जॉइंट उसी अपने डायरेक्शन में ही वर्किंग कर रही है। ठीक है, तो ये इसलिए इधर टेंसाइल स्ट्रेंथ अलोंग द फाइबर इज ग्रेटर देन अक्रॉस द फाइबर। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अच्छा, फिर वो कहता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अलोंग द फाइबर इज लेसर देन अक्रॉस द फाइबर। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी, अगर इसको मैं इस तरह अभी फोर्स दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अच्छा, मैं फिर एक प्लेन बना देता हूं फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये मैंने इसके फाइबर्स बना दिए। ठीक है, अच्छा, अभी मैं इधर से कंप्रेसिव फोर्स लगा देता हूँ इस अक्रॉस दी और अलोंग दी फाइबर्स एंड अक्रॉस दी फाइबर्स। ठीक है, ये पी इधर से भी चारों तरफ से लग रहा है। अभी मुझे बताएं कि इसकी इस तरह मैं अगर फोर्स लगाऊंगा और इधर से लगाऊंगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो इसकी इस डायरेक्शन में कोई बकलिंग टाइप हो सकती है, इस तरह कॉलम में हो सकती है, इस तरह कोई टेढ़ी सा हो सकता है, या इधर ये इधर निकल सकते हैं, ये इधर निकल सकते हैं, ये जो फाइबर्स है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक किस्म की बकलिंग हो सकती है। लेकिन अगर इसको मैं अक्रॉस दी फाइबर्स करूंगा तो इस पर कोई असर नहीं पड़ना, बल्कि और मजबूत होंगे। ठीक है, क्योंकि जॉइंट मजीद कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इसको अक्रॉस दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अक्रॉस दी फाइबर इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, अच्छा, शेयर स्ट्रेंथ में अलोंग द फाइबर्स उसकी कम होती है और अक्रॉस द फाइबर उसकी ज़्यादा होती है। शेयर स्ट्रेंथ में अगर आप देख लें कि अच्छा, ये दोबारा मैं एक लॉग बना लेता हूँ विथ फाइबर्स, इस तरह ये इसके फाइबर्स हैं। तो अगर मैं शेयर स्ट्रेंथ इस पर अप्लाई कर दूँ, ठीक है, इस तरह, ठीक है, तो शेयर स्ट्रेंथ में क्या होगा कि मतलब ये कि इसके इधर से भी मैं कर देता हूँ और इधर से भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अक्रॉस दी फाइबर हो गया, ये जो दो एरोज है, और ये अलोंग दी फाइबर्स हो गए। तो इसमें अलोंग दी फाइबर्स फिर इसमें स्लिपिंग होगी, अलोंग दी फाइबर इसमें शेयर स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि इस तरह मैं फोर्स दे देता हूँ, इस तरह देता हूँ, तो ये इधर से
टूटना शुरू हो जाएगा, इधर से इसका स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह मैं करूँगा तो ये अलोंग द फाइबर्स से ज़्यादा स्ट्रेंथ हमें अभी अवेल होगा, ठीक है, क्योंकि अभी जॉइंट ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन पर फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ आपने समझ लिए होंगे, थोड़ा बहुत आप बुक में भी स्टडी कर सकते हैं। बहरहाल इधर जो ज़रूरी थे वो मैं आपके लिए इधर लेके आया हूँ। इसके बाद हम तीसरे लेक्चर में हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिम्बर पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके मॉइस्चर कंटेंट के फार्मूलाज हैं हमारे, और इसकी हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ क्वांटिटी ऑफ टिम्बर, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है। अगर अब तक आपने वीडियो देख ली है तो आप एक यकीनी एक सीरियस लर्नर है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड लक।